एवरीवन, दिस इज राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं प्रेसी विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन तक हम लोग पढ़े थे, लेक्चर नंबर 3 सॉल्यूशन के। आज लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। और इसके बाद हम लोग हेनरी लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर पढ़ने के बाद वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, राउट्स लॉ। ठीक है, तो देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट क्या होगा। तो सबसे पहला टर्म है सॉल्युबिलिटी। तो पहले सॉल्युबिलिटी को देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे। बहुत सिंपल सा बात है कि कोई भी सॉल्यूट है, कोई भी सॉल्यूट वो भी किसमें, वॉल्यूम में। कोई भी सॉल्यूट इन वॉल्यूम में 1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व है किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। बड़े आसानी से इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एक्चुअली यहाँ पर आपका गैस सॉल्यूट है, तो द अमाउंट ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम dissolved per 1 cc volume of solvent at कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम, वो भी वही सेंटीमीटर क्यूब, उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि आपका जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा वो 1 ml के बराबर होता है। ये बहुत बेसिक सा बात है, सारे बच्चों को पता होना चाहिए। तो जहां जहां हमने सेंटीमीटर क्यूब लिखा वहां पर आप ml भी लिख सकते हैं कि कितना ml वॉल्यूम गैसियस मॉलिक्यूल का उसके खुद के सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml में डिसॉल्व है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब लोग देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ठीक, तो ऐसा आप कर सकते हो, जितना ज्यादा अमाउंट इसका डिसॉल्व होगा, जितना ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व होगा सॉल्यूट का, ठीक है, तो हम लोग क्या दे रहे थे, हमने ले लिया लिक्विड मॉलिक्यूल आपका था जो कि एज ए सॉल्वेंट काम करेगा। ऊपर से हमने एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ गैसियस मॉलिक्यूल को हमने रखा। जैसे जैसे आप यहाँ पर प्रेशर बढ़ाते जाओगे, ये क्या है, पी एक्सटर्नल, बाहर से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते जाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। जितना पिस्टन नीचे आता रहेगा मतलब उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगा किसमें, जो आपका सॉल्वेंट था, कि लिक्विड। इससे क्या होगा, आपका वेपर जो सॉल्युबिलिटी था वो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका बढ़ता रहेगा। तो हम लोग और देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। ठीक, तो पहला बात है, जो सबसे पहला बात होगा वो करेंगे नेचर ऑफ गैस। जो आपका गैस था उसका नेचर कैसा है। केमिस्ट्री का एक रूल हम लोग जानते हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। बहुत सिंपल सा बात होता है कि स्टेटमेंट चलता है केमिस्ट्री में हर जगह कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि अगर आपका कोई भी पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर यानी कि पोलर जो कंपाउंड है वो पोलर कंपाउंड में ज्यादा डिसॉल्व होगा, और जो आपका नॉन पोलर कंपाउंड है वो नॉन पोलर में ज्यादा डिसॉल्व होगा। जो उल्टा अगर डिसॉल्व करोगे तो उतना ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, या डिसॉल्व होता ही नहीं। अगर आप नॉन पोलर को जाके पोलर में डिसॉल्व करोगे या पोलर को जाके नॉन पोलर में, तो वहां पर जो सॉल्युबिलिटी वाला बात होगा वो कम से कम देखा जाता है। ठीक है, तो जो आपका नेचर होगा, अगर जो आपका गैस था अगर वो भी क्या है, पोलर गैस है, तो ये ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, पोलर लिक्विड में। ठीक, अगर एग्जांपल देख लें, जैसे वाटर था, वाटर ले लिए, ठीक, और वाटर में जाके हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसको, HCl को देखते हैं। अब जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, तो पोलर कंपाउंड है तो पोलरिटी यहाँ तय है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। वही सेम कहानी यहाँ होगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या होगा, इसका जो वाटर का जो H था, इसका जो क्लोरीन था, इसके बीच में कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाएगा। इसको बोलते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। और हम लोग जानते हैं कि जब हाइड्रोजन इंटरेक्शन में टेक पार्ट करता है, जो कोई दूसरा एटम जो आपका रहे, वो क्लोरीन रहे, फ्लोरीन रहे, या नाइट्रोजन रहे, या ऑक्सीजन रहे, क्लोरीन रहे, या फिर क्या रहे, नाइट्रोजन रहे, तो ऐसा जो इंटरेक्शन बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब ऐसा मामला देखने को मिलेगा तो यानी कि जो आपका सॉल्बिलिटी था उस समय सॉल्बिलिटी बढ़ चुका होगा इसका, ठीक है। जहां पर आपका H बॉन्ड आने का चांस रहेगा वहां पर सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगा। तो हम लोग ध्यान से देख क्या रहे हैं, हम लोग का बात क्या था, अगर आपका पोलर गैस मॉलिक्यूल और पोलर लिक्विड है तो ऑब्वियसली वहां पर सॉल्बिलिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या था, ये भी पोलर था और ये भी क्या था, दोनों के दोनों पोलर है, तो यहाँ पर यानी कि सॉल्बिलिटी का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब इसी जगह पे जहाँ पर HCl था इसके जगह पर आप ऑक्सीजन या N2 या H2 अगर ये सब जाके डिजॉल्व करने की कोशिश करते किसमें, वाटर में, तो वो सॉल्बिलिटी शो नहीं करता, सॉल्युबल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका ये नॉन पोलर कंपाउंड है और किसमें आप डिजॉल्व कर रहे हो, पोलर कंपाउंड में, जो कि नहीं फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा बात करें टेम्परेचर को लेकर, अगर बात करें कि अगर हम लोग टेम्परेचर घटाते हैं बढ़ाते हैं तो जो आपका सॉल्बिलिटी था गैसियस मॉलिक्यूल का किसमें, लिक्विड में, उस पर क्या इफेक्ट होगा उसको आराम से देखते हैं। तो बहुत सिंपल सा बात है, आप ऐसे सोचो एक कंटेनर था, अगर इसी का आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिए, इसी का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिए तो आपको क्या दिखेगा कि जो आपका गैसियस मॉलिक्यूल था ज्यादा से ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल आपके इसमें डिसॉल्व होगा, कि जो गैसियस मॉलिक्यूल इसमें पहले डिसॉल्व था वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। कॉमन सेंस का बात थोड़ा दिमाग लगाइए, फिर मैं उसको अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा, एक्सप्रेशन के साथ समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस तो यही बोल रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो आपका सॉल्बिलिटी का वैल्यू होगा वो सॉल्बिलिटी का वैल्यू क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जो आपके गैसियस मॉलिक्यूल इसमें पहले डिसॉल्व थे वो भी लोग क्या करेंगे, निकल के सरफेस को छोड़ के ऊपर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो आपका फ्रीडम था, जो गैसियस मॉलिक्यूल का फ्रीडम रहेगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो उसका जो फ्रीडम था, रैंडमनेस जिसको बोलते हैं, रैंडमनेस कहीं ना कहीं आप गैसियस मॉलिक्यूल का बढ़ा दिए, और जब रैंडमनेस बढ़ाओगे तो जिग जाएगा, उसका मोशन बढ़ेगा, तो मोशन बढ़ेगा तो उसके पास एनर्जी ज्यादा आया, तो जो आपका सरफेस था, जो लिक्विड के सरफेस पे गैसियस मॉलिक्यूल आपका ट्रैप था, पहले से फंसा हुआ था, वो सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाएगा, और जैसे जैसे बाहर जाएगा तो आपका सॉल्बिलिटी का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग और अच्छी तरीके से समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात देखो कि यहाँ पर हुआ क्या, ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका जो गैसियस मॉलिक्यूल था, गैसियस मॉलिक्यूल को जब ला के लिक्विड में मिलाए, बना एक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन कैसे, यहाँ से तो बन गया सॉल्यूशन, ठीक है, किसका, गैस और लिक्विड का। लेकिन यहाँ होता क्या है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ आपका एनर्जी सिस्टम से निकल के बाहर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका गैसियस मॉलिक्यूल था, उसका रैंडमनेस धीरे धीरे घटा, और जब रैंडमनेस घटेगा तो कहीं ना कहीं उसका एनर्जी कम हुआ, तो एनर्जी जो कम होगा वो एनर्जी क्या करेगा, सिस्टम से बाहर निकलेगा, और जब एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलेगा तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो यानी कि आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो बताइए इसका जो डेल्टा एच का वैल्यू आएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और जो आपका डेल्टा एस आएगा, चेंज इन एंट्रोपी, वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसमें किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी, बड़ा सिंपल सा बात है। डेल्टा एस के थर्मोडायनामिक्स हम लोग पढ़े नहीं है, ये क्या होता है, ये तो एंट्रोपी होता है, मतलब जो एंट्रोपी होता है किसको मेजर करता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, और ऑब्वियसली आपका रैंडमनेस बाद वाला कम हो गया, पहले आपका रैंडमनेस ज्यादा था गैसियस मॉलिक्यूल का, और डेल्टा हमेशा क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल वाला वैल्यू हम लोग घटाते हैं, तो जो भी आपका डेल्टा एस का वैल्यू आएगा क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर जो थर्मल प्रोसेस था इसमें डेल्टा एस का वैल्यू भी क्या आ गया, नेगेटिव, डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव, ठीक है ना। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली थोड़ा कोशिश करते हैं कि जो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी क्यों घटता है, आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। हम लोग एक इक्वेशन पढ़े थे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जब गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते हैं तो गिब्स ने इक्वेशन दिया था, जिसको गिब्स इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, जहां पर डेल्टा जी आपको रिप्रेजेंट किसको करता है, ये बोलता है गिब्स एनर्जी है, क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है, इसको क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी बोलते हैं। डेल्टा एस तो आपको पता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी चेंज, और ये क्या था, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अच्छा टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का ही तो हम लोग इफेक्ट यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ध्यान देना सारे बच्चे, एक बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आपका डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा, तो जो भी आपका रिएक्शन होगा कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, बहुत पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, ये गिब्स ने तो बताया था। अगर आपका डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या बोलते हैं, रिएक्शन कहां पर, इक्विलिब्रियम पे है, ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा। और अगर डेल्टा जी आपका ग्रेटर देन 0 पड़ गया तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि आपको रिएक्शन को करवाना पड़ेगा जबरदस्ती एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करके। लेकिन अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, मतलब लेस देन 0, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। अब ध्यान देना सारे लोग,
इस फिनोमेना में जहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर आपका डेल्टा एच भी क्या है, निगेटिव है। तो डेल्टा एच आपका निगेटिव आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, अभी आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाओगे। डेल्टा जी इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा एच था, माइनस क्या था, टी डेल्टा एच था। अगर डेल्टा एच आपका निगेटिव आ गया, निगेटिव है जी इस वाले फिनोमेना में, अच्छा एक माइनस और लगा हुआ है, टी है, डेल्टा एस क्या था, वो भी एक निगेटिव है, तो यहाँ भी एक निगेटिव आ गया, तो निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो निगेटिव प्लस टी, और यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है। क्या सारे बच्चे सहमत है इससे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इधर आपका आगे निगेटिव नंबर, इधर एक पॉजिटिव नंबर है। अब दो नंबर का जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो आपका डेल्टा जी होगा। और हम लोग जानते हैं रिएक्शन को आपको फॉरवर्ड में लेकर जाना होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा मतलब जो आपका गैसियस मॉलिक्यूल था वो ज्यादा से ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल जाके लिक्विड में सॉल्युबल होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी आपका बढ़ेगा। तो ये बताइए ये वाला जो फिनोमेना है वो कब फेवर करेगा, जब आपका टेम्परेचर ज्यादा ज्यादा रहेगा कि कम से कम, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव वाला नंबर जितना छोटा रहेगा, ध्यान देना सारे बच्चे, अगर पॉजिटिव वाला नंबर जितना छोटा रहेगा मतलब टी को उतना छोटा होना पड़ेगा, तब आपका जो रिजल्टेंट वाला वैल्यू होगा वो निगेटिव में आएगा, उतना ही ज्यादा निगेटिव आएगा। डेल्टा जी का वैल्यू जितना नेगेटिव मतलब रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड भागेगा, उतना ही स्पॉन्टेनियस होगा। तो आप यहां से क्या कर पाओगे कि टी का वैल्यू जितना लो रहेगा, टी का वैल्यू जितना लो रहेगा मतलब उस समय सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी आपका क्या होगा, हाई रहेगा। यानी कि टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी में रिश्ता कैसा है, रिलेशनशिप कैसा आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। यही बात हमने यहाँ पर लिखा था कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घटेगा, और अगर टेम्परेचर आप कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले यहाँ तक आप लोग कर लो, फिर आगे वाला देखते हैं। तो जो सॉल्युबिलिटी था गैसियस मॉलिक्यूल का, उसमें नेचर ऑफ गैस का हमने रोल देख लिया कि नेचर ऑफ गैस पे कैसे कैसे इफेक्ट डालेगा सॉल्युबिलिटी, वहां पर क्या कर दिए, टेम्परेचर कर दिए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बीच में आता रहेगा, इस नाते उसको मैं पहले ही पढ़ा दे रहा हूँ जिससे आपको आगे लेक्चर में आसानी हो जाए। तो यहाँ तक पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग तुरंत बात करते हैं, ठीक है, ले लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला वाला इफेक्ट देखते हैं कि अगला वाला कौन सा इफेक्ट होगा। एक बात तो प्रेशर सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर प्रेशर बढ़ा दोगे तब क्या होगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्रेशर। सामने हमने कंटेनर बना दिया है, अगर आप इसका प्रेशर बढ़ाओगे, बड़ा सिंपल सा बात है, जैसे जैसे आप प्रेशर का वैल्यू बढ़ाओगे बढ़ाओगे पिस्टन नीचे जाता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल जाके कहां इंटर करना शुरू कर जाएंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल में। तो ऑब्वियसली जो आपका सॉल्युबिलिटी था, सॉल्युबिलिटी बढ़ा कि घटा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। तो तीन बात हम लोग सीखे, एक नेचर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, अगर पोलर होगा, पोलर को जाके पोलर में डिसॉल्व करोगे आराम से सॉल्युबल रहेगा, नॉन पोलर को करोगे तो नहीं रहेगा। दूसरा बात क्या था, टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा। इसको हमने दो तरीके से बता देते हैं, तो ऐसे लगा के बता दिए एक्सप्लेन करके, और एक हमने क्या लगा दिया, गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन लगा दिया। यहाँ से आप अच्छी तरीके से मैथमेटिकली इसको समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा बात हुआ, प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिए। फिर इसके ऊपर जो लॉ बना हुआ है जिसको हम लोग हेनरी लॉ बोलते हैं, बड़ा सिंपल सा बात है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। इसी सॉल्युबिलिटी से ही जुड़ा हुआ है हेनरी लॉ। ठीक, अब आइए आगे बात करते हैं, हेनरी लॉ बात करते हैं हम लोग। ठीक, अगला बात करते हैं हम लोग हेनरी लॉ। इनका बहुत सिंपल सा लॉ था, बहुत सिंपल सा फंडा। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जो अभी हम लोग बात किए कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, जो गैसियस मॉलिक्यूल था सब कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा। सिंपल इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके वो बात किया, जिसको हमने पहले ही बता दिया कि प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है।
तो इनका क्या बात था कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल होगा, अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो जो मोल फ्रैक्शन होगा, इसे प्रेशर आप बढ़ाते गए तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल होगा उसका अमाउंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और सही भी है, जितना ज्यादा इसका अमाउंट होगा किसका, पहले इसको मैथमेटिकली में रिप्रेजेंट करो, फिर इसी को भी लिख लेंगे, बड़ा आसान बात है। जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाओगे किसका, गैसियस मॉलिक्यूल का, ऐसे ही क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। या जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे ऐसे ऐसे गैसियस मॉलिक्यूल का जो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू था उस गिवन लिक्विड सॉल्वेंट में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, इसी को हेनरी ने अपना एक्सपेरिमेंट करके पता किया, उसी को हेनरी लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसको लिख लेते हैं, बहुत सिंपल सा बात है। क्या है कि द पार्शियल प्रेशर applied by any gas on liquid surface is directly proportional to its mole fraction present in the सॉल्वेंट जो कि आपका क्या था, लिक्विड था। बहुत सिंपल सा बात है, जो हमने यहाँ मैथमेटिकली लिखा उसी को हमने यहाँ स्टेटमेंट बना के लिख दिया कि द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस on liquid surface is directly proportional to its mole fraction present in the solvent। कि वही वाला बात है कि आपने कंटेनर लिया, यहाँ पर लिक्विड रखा, इसमें कुछ गैसियस मॉलिक्यूल था, जितना ज्यादा इसका पार्शियल प्रेशर रहेगा, किसका, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर रहेगा इस गैसियस मॉलिक्यूल का किसके ऊपर, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर, उतना ही ज्यादा इसका मोल फ्रैक्शन किसका, गैसियस मॉलिक्यूल का इस लिक्विड के अंदर में डिसॉल्व रहेगा। बड़ा सिंपल सा बात है, ठीक है ना। या जितना ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल इसके अंदर डिसॉल्व रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, इसका पार्शियल प्रेशर रहेगा। ठीक, यहाँ पर टर्म पार्शियल प्रेशर टर्म यूज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली दैट इज प्रेशर। वो क्या है, आपका प्रेशर ही है। ठीक, अच्छा अब क्या हुआ, अगर ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका था, अगर आप इसको हटाना चाहेंगे तो क्या लगाओगे, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाओगे। तो P इक्वल टू क्या लगाते हैं, KH इंटू एक्स। एक्स तो आपका मोल फ्रैक्शन ही है, P क्या था, पार्शियल प्रेशर था। अब यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। KH को क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब एक बात हम लोग जानते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, थोड़ा इस पे और हम लोग बात करते हैं। P क्या था आपका, पार्शियल प्रेशर, P क्या है, पार्शियल प्रेशर है। X क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। KH क्या है, KH को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। KH को क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। अब बात हम लोग को ये देखना है कि जो आपका हेनरी कांस्टेंट है, क्या वो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे उसका वैल्यू वेरी करता है कि कांस्टेंट रहता है। भले वो कांस्टेंट है, इसका नाम तो हेनरी कांस्टेंट रखा गया, लेकिन क्या टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे जो KH का वैल्यू होगा वो वेरी करता है कि कांस्टेंट रहता है। इस पे हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्योंकि ये बात कभी कभी आपका पूछ लेता है तो कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, जान नहीं पाते। तो मैं उसको बता रहा हूँ कैसे आराम से इसको देख सकते हैं। वही बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है। ठीक है, तो क्या है कि उस इक्वेशन से अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो मोल फ्रैक्शन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा KH के। देखो साफ साफ तो लिखा हुआ है, KH इंटू एक्स का जो मल्टीप्लीकेशन वो प्रेशर के बराबर है। तो अगर यहाँ पर x का वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या आएगा, अरे P बाई KH आ जाएगा। P बाई कितना आएगा, KH। तो कहीं ना कहीं KH क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अच्छा x क्या था, x आपका क्या था, मोल फ्रैक्शन। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा मतलब वो चीज उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। बड़ा सिंपल सा बात है, अभी तो हमने चर्चा किया था। अगर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका सॉल्बिलिटी तो बढ़ रहा है, सॉल्बिलिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इनटू द लिक्विड। ठीक है, तो x का वैल्यू बढ़ेगा तो सॉल्बिलिटी क्या होगा, घटेगा।
ये बात तो सबको पता है। x का अगर वैल्यू बढ़ जाएगा, इसको ऐसे कर सकते हैं कि x अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्बिलिटी मतलब क्या हुआ, सॉल्बिलिटी आपका बढ़ रहा है। सॉल्बिलिटी कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन ही तो होता है कि कितना अमाउंट आपका डिसॉल्व हुआ, तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो सॉल्बिलिटी ज्यादा। इतना सारे बच्चों समझ में आया होगा। ठीक, अब एक बात हम लोग और जानते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो x का वैल्यू क्या होगा, घटेगा सॉल्बिलिटी। अभी तो हमने बताया था, इसलिए हमने उसको पहले ही बताया जिससे आपको समझने में काफी आसान हो जाए पूरा लॉ। इसी लॉ को बताने के लिए हमने पहले सॉल्बिलिटी के बारे में बताया कि जो सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इनटू द लिक्विड, वही तो हम लोग काम कर रहे हैं। जो हेनरी लॉ है यहीं पर काम ही करता है। हेनरी लॉ कहाँ पर काम करता है कि जब आपका गैसियस मॉलिक्यूल क्या हो, सॉल्यूट हो, और कहाँ पर डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्वेंट जो कि कैसा हो, लिक्विड हो, वहां पर काम करता है आपका हेनरी लॉ। ठीक है ना। सॉल्यूशन कैसे बनेगा, गैस इनटू सॉलिड वाला सॉल्यूशन बनेगा, सॉरी गैस इनटू क्या बनेगा, लिक्विड वाला, इस तरीके का सॉल्यूशन बनेगा। उसी में काम करता है आपका हेनरी लॉ। ठीक है ना, हर जगह नहीं काम करता, क्यों, यहीं पर काम करेगा। तो क्या होगा, टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो सॉल्बिलिटी क्या हो गया, घट गया। अब देखो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्बिलिटी घटा। अब बताओ, जब सॉल्बिलिटी घटेगा और सॉल्बिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका KH है, इक्वेशन सामने रखा हुआ है, तो KH क्या होगा आपका, बढ़ेगा। जब सॉल्बिलिटी घट रहा है तो KH क्या हो जाएगा, सॉल्बिलिटी घटा तो KH क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो इससे हम लोग सीखे क्या कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो KH का वैल्यू होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ऐसे थोड़ा समझ लीजिए, बड़ा सिंपल, बहुत फिजिकली इसको समझ सकते हैं कि इसे क्या कर दिए कि अलग अलग दो कंटेनर ले लिए, सेम सॉल्वेंट सेम गैसियस मॉलिक्यूल रखे। ध्यान सुनिएगा, बड़ा सिंपल सा बात है। क्या कर दिए कि सेम क्या ले लिए, गैसियस मॉलिक्यूल ले लिए, और सेम ही क्या ले लिए, लिक्विड ले लिए, जिसमें लोग डिसॉल्व करवा रहे हैं। बस फर्क क्या कर दिया कि टेम्परेचर हमने कम ज्यादा कर दिया। यहाँ पर T1 पे रखा है इसको पूरा सिस्टम, इस पे कितने रखा, T2। अगर आपका T2 ग्रेटर देन T1 है, अगर आपका T2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, T1, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका जो कांस्टेंट आएगा, कौन सा, हेनरी वाला, उसका वैल्यू से ज्यादा होगा। चाहे भले दोनों का नेचर आपका सेम सेम था, जो गैसेस मॉलिक्यूल यहाँ था वही सेम गैसेस मॉलिक्यूल यहाँ है, सेम लिक्विड है, लेकिन जिसका टेम्परेचर ज्यादा ऑब्वियसली उसका KH का वैल्यू ज्यादा। इसका ये फिजिकल मीनिंग निकल के आएगा जो हमने यहाँ लिखा था। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कहीं ना कहीं आपका KH का वैल्यू बढ़ता रहेगा, और किसी एक सिस्टम पे भी काम करेगा, ऐसा नहीं है। एक ही आपने सिस्टम लिया था, उसी में पहले कम टेम्परेचर रखे, बाद में उसी का टेम्परेचर आप बढ़ाते गए, तो उसका जो KH का वैल्यू होगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा हेनरी लॉ के बारे में था, यहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉ, इसमें दिमाग नहीं लगाना। एक और बात यहीं पर ये भी कर लेते हैं, अगर मैं ग्राफ खींचना चाहूं, ग्राफ किसके बीच में, सॉल्बिलिटी, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर वर्सेस अगर मोल फ्रैक्शन का ग्राफ खींचे हेनरी लॉ में, तो कैसा बनेगा, सोचिए। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जल्दी ले लीजिए, फिर मैं मिटा दूंगा इसको। ठीक, क्या है, पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, एक्स का जो ग्राफ हो वो कैसा जाएगा। बहुत सिंपल, आखिर यही तो हम लोग जानते हैं, P इक्वल टू KH इंटू एक्स, यही तो आया था। अगर इसका इक्वेशन आप कंपेयर करना चाहे तो कैसा होगा, y इक्वल टू mx टाइप का होगा। c तो इसमें 0 है, और y इक्वल टू mx कहाँ से पास करता है, 0,0 यानी कि ओरिजिन से पास करता है, और उसका स्लोप कितना होता है, m। अगर कंपेयर कराओ तो y के यहाँ पे क्या है आपका p है, m के यहाँ पे क्या है KH, हेनरी कांस्टेंट, जिसका वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और s के यहाँ पे क्या है, यहाँ भी x है। ये तो x एक्चुअली में आपका कोऑर्डिनेट था, x वाला एक्सिस। ठीक है ना। और ये क्या है आपका, ये तो मोल फ्रैक्शन है। तो कैसा जाएगा, प्रेशर हमने y पे रख दिया, प्रेशर हमने किस पे रखा है, y वाले एक्सिस पे रखा है, और जो मोल फ्रैक्शन था उसको हमने रख दिया x वाले एक्सिस पे। तो कैसा लाइन दिखेगा आपका, इस तरीके से। इसका जो स्लोप होगा कितना होगा, हेनरी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं हेनरी लॉ में, किसमें, पार्शियल प्रेशर वर्सेस जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके बीच में कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक कर लीजिए सारे बच्चे, यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग देख लिया, हेनरी लॉ तक हम लोग पढ़ लिया, सॉल्बिलिटी देख लिया गैसेस मॉलिक्यूल का कि जो आपका लिक्विड होगा उसमें कितना ज्यादा होगा, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो उसको क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वेपर प्रेशर क्या है, और वेपर प्रेशर से जो जुड़ा हुआ लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, उसके बारे में पढ़ेंगे, और कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि उसको इफेक्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।